आज जो अब जो स्पेशली हम करने वाले हैं वो है आपका ब्लॉक सिस्टम में कैसे क्या होता है। बहुत प्यारा पार्ट है, इसको समझना है और यही आपके यहाँ सिलेबस में है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं और सब कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलने वाला है। आइए देखते हैं क्या हो सकता है। लेट्स सी। देखिए, ग्लास ब्लॉक का क्या मतलब है। ग्लास ब्लॉक का मतलब होता है एक मोटा कांच का, एक मोटा सा ग्लास का प्लेट है ना, मोटा सा कांच का प्लेट है, इसको हम लोग ग्लास ब्लॉक कहेंगे। तो इसमें कैसे रिफ्रैक्शन होता है, क्या है उसका रूल, यही हम लोगों को इसमें सीखना है। पहले हम लोग इसके पूरे फिगर को समझते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए, ये एक ग्लास का प्लेट है अच्छा वाला, ये ऐसे बना हुआ है। ABCD नाम का एक प्लेट है। PQRS दिया है तो आप भी लिख लीजिए, दिस इज PQ, दिस इज RS, ऐसे लिखा हुआ है। इसमें होता क्या है कि ये इसके बाहर वाला जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है, या हम इसको एयर कह सकते हैं। ये एयर है और ये वाला आपका ग्लास है, ये आपका ग्लास है, फिर से एयर आ गया। तो इसमें एक्चुअली दो कंडीशंस हैं, एयर ग्लास एयर। ठीक है, एयर ग्लास एयर की कंडीशन। एग्जैक्टली होता क्या है कि ये आपका नॉर्मल है और यहाँ पर एक लाइट इंटर कर, ठीक है, आर। अब इस लाइट का जो नेचर है वो क्या है कि रेयर से डेंसर में जा रही है ना। पहली कंडीशन में क्या हो रही है कि रेयर से डेंसर में जा रही है लाइट। तो अगर ऐसा होता है तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी और वो बेंड करके यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पहुंच गई और ये फिर आपका यहाँ पे भी नॉर्मल बनेगा। फिर ये क्या होगी, इस कंडीशन में यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो भाई ये तो डेंसर है और ये रेयर। यहाँ पर ये रेयर था और ये डेंसर था। तो डेंसर रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, और जब ये डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है। इसका मतलब ये लाइट ऐसे चली जाएगी, है ना, अवे हो गई कि नहीं। अगर लाइट को देखें, ये लाइट कैसे इसको जाना चाहिए था, इसमें मैं बता रहा हूँ, डॉटेड से मैं दिखा रहा हूँ। ये लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इस ग्लास प्लेट ने उसको शिफ्ट करा दिया। मतलब लाइट आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे होके निकल गई। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज AB। यहाँ पे इसको लिखना बहुत जरूरी है, सारे पॉइंट को। AB को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, नंबर 1। व्हाट इज द नंबर 2, ये मान लो BC और ये मान लो BD। तीन रेज इसमें दिख रहा है, देखो, AB, BC और CD। जो आपका BC है ना उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। है तो ये एक ही रे का पार्ट लेकिन अलग अलग पार्ट्स में। एंड ना द थर्ड पार्ट जो है वो आपका CD है, उसको कहते हैं इमर्जेंट। इमर्जेंट, इमरजेंस, इमरजेंट कह सकते हो, या इसमें देखो गया इमरजेंट, जेंट, ZEN के लिए, इमरजेंट रे। ये तीन इसके स्पेशल पार्ट हैं जो आपको जानने चाहिए। इंसिडेंट रे मतलब आपका AB है, BC जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, जो आपको थोड़ा शिफ्ट कर रहा है ग्लास प्लेट के कारण, थोड़ा इधर मुड़ गया। एंड नाउ उसके बाद CD, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। तो फाइनली आपके पास तीन इसमें रेस के पार्ट्स मिल रहे हैं। और ये देख रहे हो कि ये जो इनके बीच का गैप है ना, इसको कहते हैं डेल्ट यक्स। इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं लैटरल। अगर हम इसको कहें, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये लाइट जाती जाना इसको ऐसे चाहिए था बट वो शिफ्ट करके ऐसे चली गई। दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, एक्स को हम लोग क्या कहेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसमें तीन चार एंगल की बात होती है। एक एंगल यहाँ पे होता है एंगल ऑफ आई, यहाँ पर जो एंगल होता है एंगल ऑफ आर, और एक एंगल यहाँ पे और आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ ई। तीन एंगल की इसमें बात होती है। पहला एंगल होता है आई, जिसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट एंगल।
दूसरा एंगल ऑफ दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल, बात आप समझ पा रहे होगे। एंड एंगल ऑफ ई, इसको कहते हैं इमर्जेंट एंगल। तीन तरह के एंगल की बात इसमें हो रही, तीन रेज अलग अलग है, तीन इसमें एंगल आ गए, तो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज है कि किसी ग्लास प्लेट से अगर लाइट जा रही है तो क्या होने वाला है। बात समझ में आई। इंपॉर्टेंट इसमें और मैं बता दूं, इसमें जो ए बी एक लाइन है ना, विच इज पैरेलल टू सी डी, ये भी एक कंडीशन कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल होने वाली है। मतलब ये और ये जो ये लाइन है, जैसे ए बी को अगर हम आगे डॉटेड में खींचेंगे तो वो ऐसे जाएगी, और ये सी डी आपकी ऐसे है, दे आर पैरेलल, ये आपस में पैरेलल होंगे। ओके, ठीक है तन्वी, कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, इसको नोट भी करना है। लोग गए कहाँ भी तो पूछ रही थी, और कृति भी कि सर पढ़ाएंगी कि नहीं, उसके बाद हम पढ़ा रहे हैं तो कोई पता ही नहीं लग रहा कहाँ चले गए सब। मैसेज तो मैंने बहुत पहले कर दिया। तो ये हो गया इसके सीडी के पैरेलल। और एक कंडीशन है, इफ, अगर ये बात याद रखिएगा, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, देन व्हाट, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ ई, ये होता है। एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर होता है। ये सब कंडीशंस आपको याद रखनी चाहिए, बहुत स्पेशल बात है। एंगल ऑफ ई, एंगल ऑफ ई इसकी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा नॉर्मल लाइन। सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया ना, ये सब कुछ वहां पे भी दिया गया है, जो आपकी बुक है इसमें अगर आप पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। दस इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू, ये जो आपकी इमर्जेंट रे है ना, ए बी के पैरेलल हो जाएगी। और इन्होंने कहा है कि अगर इमर्जेंट एंगल इंसिडेंट एंगल के इक्वल है तो ये पैरेलल होगा, और अगर ये पैरेलल है तो ये होगा। इसका मतलब अगर हम इसको लगा दें, इफ एंड ओनली इफ, ये भी कह सकते हो कि ए बी पैरेलल टू सी डी इफ एंड ओनली इफ एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ ई। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ये भी याद रखिएगा। ये अभी आपके पॉइंट्स में आपको इसको रिमाइंड रखना है। तो ये ग्लास प्लेट के अंदर जो है कैसे लाइट ट्रेवल कर रही है वो मैंने आपको बताया, और इसका मतलब क्या है कि रेयर से लाइट पहले डेंसर में गई, फिर डेंसर से रेयर में गई। ये है खेल इसमें, यही पूरा इसमें पैटर्न चल रहा है। इसी को आपको समझना है कि भाई ये रेयर मीडियम था, एयर था, एयर से डेंसर में आई एंड देन डेंसर से रेयर में गई। तो एयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, और नॉर्मल से अवे जाएगी, फाइनली उसी लाइन के पैरेलल हो जाएगी जिसको ये पहले से फॉलो करती हुई आ रही है ना, जिसको ये फॉलो कर रही है तो उसी के ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। द लाइंस आर पैरेलल टू इमर्जेंट रे। तो सी डी एक इमर्जेंट रे है, ये भी आप समझ गए। ए बी आपका इंसिडेंट रे है, बी सी एंड सी डी, ये पूरी कहानी मैंने इसमें लिख दिया है। और कृति तुम कहाँ रह गए, तुम तो पूछे, हमने सोचा तुम तो सबसे पहले आओगे, तुम पता ही नहीं कहाँ रह गए। हमने तुम्हें ऐसे बोला था ना कि 5 मिनट में लॉग इन करना। चलो उसका रिकॉर्डिंग जो है कर देंगे, डाल देंगे देखिए स्क्रीन बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ये स्पेशल पार्ट है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसी का लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली इसका एक पार्ट है जो हम पढ़ेंगे। तो 10 इमर्जेंट रे इज पैरेलल, ये इमर्जेंट रे सी डी है और ये एक्चुअल इंसिडेंट के पैरेलल होती है, इतनी सी बात आपको याद रखना है। और अब हम इसके दूसरे टर्म्स पर चलने वाले हैं, व्हाट इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आइए, पहला पार्ट ये हो गया, अब हम बात करते हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलिए देखिए, ये सारे टर्म्स अगर आपको याद हैं तभी इसमें आप समझ पाओगे, लगा नहीं पाओगे। देखिए, लैटरल डिस्प्लेसमेंट वही है जो हम अभी फिगर बनाए थे, उसी को इन लोगों ने कहा है, उसी फिगर को इन्होंने इंगी बताया कि भाई उस फिगर में आप जाइए और देखिए कि ये इंसिडेंट लाइट है और ये आपका नॉर्मल है, ये लाइट यहाँ आएगी और ये ऐसे चली जाएगी। तो अगर आप इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे तो इनके बीच में जो शिफ्टिंग हो रही है, मतलब इसी को उन्होंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है,
है ना, इसी को कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बोला गया कि भाई इन द फिगर ऑफ ऑब्जर्व ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ टू पैरेलल सरफेस, इसमें इन्होंने बोला कि ये दो पैरेलल सरफेस हैं, ये और ये दो पैरेलल सरफेस है, अगर इनसे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये आपका रेयर मीडियम है, या आपका ग्लास है, या डेंसर मीडियम है, और फिर ये आपका रेयर मीडियम है। तो लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो रेयर से डेंसर में जा रही है और डेंसर से फिर रेयर में जा रही है। तो रेयर से डेंसर में अगर जाती है तो हम लोग जानते हैं ना कि डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, फिर अवे टू नॉर्मल हो जाती है, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है ना। ये बात आप लोगों ने सीखा है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर, ठीक है। तो रेयर से डेंसर में लाइट इंटर कर रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, और यहाँ से रेयर से डेंसर में जा रही है, बट ये जाके इस इमर्जेंट रे के पैरेलल हो गई। पैरेलल होने का मतलब है कि दे आर नॉट अलोंग विद द सेम लाइन ना, ये सेम लाइन के अलोंग नहीं है, ये तो ऐसे जा रही है बट ये थोड़ा शिफ्ट होके जा रही है। फाइनली इन्होंने कहा बिटवीन द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे एंड डायरेक्ट इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है, इनके बीच का जो एक गैप है ना, इसको हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ऑफ एक्स से लिखा जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स। ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये बहुत स्पेशल बात है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ ग्लास ब्लॉक। बोलो भाई, सबसे नंबर बात, ये थिकनेस ऑफ ग्लास ब्लॉक पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है कि भाई देखो, अगर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, ये अगर आपका थिकनेस ज्यादा है तो यक्स भी क्या होगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, इनके बीच का सेपरेशन ज्यादा होगा। मोर द थिकनेस ऑफ द मीडियम, मोर इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे आप भी लिखिएगा, नोटेशन के फॉर्मेट में लिखिएगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब दूसरी बात समझिए, तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस पर भी ये डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। इसका मतलब है कि अगर आप इंसिडेंट को बढ़ाओगे तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन कहूँ कि इंसिडेंट मोर, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मोर, ठीक है, इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। अब बताओ, अगर इंसिडेंट एंगल 40 डिग्री है और इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है, तो ये बताइए किसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, इस वाले में ना, इसमें एंगल ज्यादा है और इसमें कम हो जाएगा क्योंकि इसमें एंगल 40 डिग्री है, उसमें एंगल आपका 60 डिग्री है। आई बात समझ में। तो दोनों पॉइंट्स में हमने ये सीखा कि दोनों में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब चलिए तीसरा पॉइंट भी देख लीजिए जो आपका बहुत स्पेशल है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये भी समझना है। मोर द, अच्छा देखिए, रिफ्रैक्टिव, भाई ये ग्लास है तो इसका कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर ये ग्लास है, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होने वाला है। 3 पॉइंट हो गया जो मैं आपको समझा दिया। सो अब हम लोग लास्ट वाला भी बता देते, lateral displacement more for the violet light। अब आइए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चौथे नंबर पे हम लोग आ गए। देखिए वेवलेंथ पर ये कैसे डिपेंड करता है। अगर देखिए, lateral displacement वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन लेमडा के। याद रखिएगा इस बात को। इसका मतलब जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाए। तो यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलता है
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज डिक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, सो लैटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द वेवलेंथ। इतनी बात आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करूँ। आई थिंक यहां से मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस लाइट की होती है बताओ भाई? हाँ, ये होता है रेड का मैक्सिमम। तो इसका जो रिफ्रैक्शन होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मुड़ना, अपने रास्ते से कोई कितना ज्यादा मुड़ रही है। इसका जो एक्स है ना, इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो जाएगा बोलो भाई? मिनिमम हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, विच कलर हैज मिनिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट? तो ये कौन सा है? रेड कलर। ओके, एंड नाउ द सेकंड पार्ट। तो ये पहला पार्ट आप इसमें अलग से एडअप कर दीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि लेमडा वायलेट कलर जो होता है ना, उसका मिनिमम होता है। वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। अच्छा, जानते हो जिसका वेवलेंथ कम होता है ना, वो स्कैटर ज्यादा करता है। इसका मतलब बेंडिंग ज्यादा करता है। तो बेंडिंग ज्यादा करेगा, तो आप समझ लीजिए कि इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा, एक कोटेशन में लिख दूं, एक्स ऑफ वी ग्रेटर देन एक्स ऑफ रेड। है ना? ये बात आप समझ पा रहे हो नहीं? सिंस लेमडा ऑफ और इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ बी, ये ठीक है। कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, किस लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, बताइए भाई। हाँ, तो उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अच्छा, सबसे ज्यादा जिसका वेवलेंथ होता है ना, उसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी भी होती है। सबसे ज्यादा किस कलर की वेलोसिटी? अरे v बराबर हम लोगों ने पढ़ा है एन लेमडा, ये पढ़ा था ना। v बराबर एफ लेमडा कह सकते हो, एफ लेमडा। तो वेलोसिटी और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है? रेड कलर की। और रेड कलर का स्पेशलाइजेशन ये है कि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है। बहुत कम, स्कैटर बहुत कम करता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है। इतनी सारी बातें मैंने लिख दी, उसको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ये जानना भी चाहिए। रेड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम रेड सिग्नल जो बनाया जाता है ना, इसलिए जो खतरे का साइन बनाया जाता है वो रेड का ही बनाया जाता है। रीजन क्या है कि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो दूर तक दिख पाता है, काफी दूर से लोग उसको देख पाएंगे। भाई यहाँ पे हमको डेंजर साइन है तो रेड का बना दिया। साथ में एक बड़ा स्पेशल पॉइंट है कि उसकी ये मैंने कह दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू बहुत कम होता है, स्कैटर नहीं करता। अगर अच्छा, जानते हो बहुत सारे कलर्स को अगर आप दूर से देखोगे तो कलर आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि वो फैल जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। बट रेड कलर स्कैटर नहीं होता, क्योंकि उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है। तो वो सारे जितनी भी रेड लाइट्स हैं सब पास पास होती हैं, हम उनको ज्यादातर ये देख पाते हैं कि ये पूरी तरह से सिंगल लाइट है, और आसानी से हम कलर को पहचान लेते हैं। जो रेलवे में जिन जो डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, उनको रेड कलर उनको पहचान करा जाता है, रेड ग्रीन और येलो, ताकि कलर कलर कॉम्बिनेशन होता है उनके यहाँ। कलर ब्लाइंडनेस में तो यही तीन चार कलर है जिनको आप पहचान नहीं पाते। कलर ब्लाइंडनेस एक आंखों की बीमारी है जो जेनेटिक होती है। अगर आप इन कलर्स को नहीं पहचान पा रहे हो, तो आप समझ लो कि आप रेलवे में नहीं जा सकते, पुलिस वाले में नहीं जा सकते, बहुत सारी जगह पे आपकी फिर आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ठीक है? तो रेड कलर एक कलर, अगर आप समझ के देख पा रहे हो, इसका मतलब आपकी आंखें सही हैं। तो क्यों हम रेड कलर का डेंजर साइन बनाते हैं? जो क्वेश्चन कहीं मिल जाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इसका मतलब वो बहुत कम मुड़ता है, वो सीधा ज्यादा चलता है, दूर तक जाता है, आसानी से दूर का भी आदमी उसको देख सकता है। तो ये चार पांच छह पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, अगर आपने नोट नहीं किया है तो समझ लो आप बहुत बड़ा मिस करने वाले हो, क्योंकि इसमें जो दिया है तो शायद आप समझ पाए। तो सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस कलर में होता है, बताइए? बताइए आकृति, किस कलर में होता है?
लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस कलर में होता है सबसे ज्यादा? भूल गए क्या तुम लोग? अभी तो बताए हो। लो, वाह। अब दो ही कलर है ही, रेड कलर होगा, वायलेट सही होगा। देखिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स जो होता है वो मैक्स होता है सबसे ज्यादा। आप याद रखो वायलेट, ये याद रखिए, वायलेट में सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि इसका लेमडा ना मिनिमम होता है, वेवलेंथ इसका मिनिमम होता है। ये इसका रीजन भी हो सकता है। दूसरा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स मिनिमम किस में होता है? अगर हम क्वेश्चन बोलेंगे वो इज द मिनिमम, तो मिनिमम किस में होता है? रेड में होता है भाई। क्यों? क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा मैक्स होता है, इसलिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको दिमाग में रखिए। एमसीक्यूज क्वेश्चन यहीं से बनेगा, फिर आपको समस्या हो जाएगी। आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन अबाउट लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लेन, ऐसे कहेगा एक्सप्लेन बाय फिगर। तो फिगर आपको बनाना पड़ेगा, ऊपर वाला जो फिगर हम लोगों ने बनाया वो वाला, इन ग्लास ब्लॉक में। एंड एंड व्हाट इज द फैक्टर, इसमें कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द फैक्टर डिपेंड, है ना? एंड व्हाट इज द फैक्टर ऑन विच lateral डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन ऐसे भी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन आता रहता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट में आपको बताना है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको जरूर दो चार मिल ही जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिए, पढ़िए, इसको समझिए। और ये आया है इसमें, व्हाट इज द lateral displacement, draw a ray diagram show the lateral displacement of ray light why it is passes through a parallel side of the glass slab। कह रहा है कि जब एक लाइट ग्लास स्लैब से पास हो रही है तो फिर उसमें बताइए कि lateral displacement कैसे होगा। जो आपको समझना है मैंने आपको फिगर बना के दिखाया है, तो ये एक कंप्लीट है कि lateral displacement एंड ग्लास ब्लॉक से जब एक कोई व्हाइट लाइट इंटर करती है तो वो कैसे मुड़ती हुई जा रही है। ओके। अच्छा, एक बड़ा आगे अभी मैं इंटरेस्टिंग बता दूं। अगर आप प्रिज्म में यही चीज जब पढ़ोगे कि ग्लास ब्लॉक से अगर हम किसी लाइट को पास कराते हैं, समझना मेरी बात। एक बात मैं व्हाइट लाइट पास करा रहा हूँ, क्या पास करा रहा हूँ? व्हाइट लाइट। ये जब लाइट आएगी ना तो ये जो है अलग अलग कलर्स में, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। 7 कलर्स, मैं 7 नहीं बना रहा हूँ, आप लोग 7 बनाइएगा। और ये 7 इधर भी बनाएगा पूरा पूरा, बट एग्जैक्टली 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। और यहाँ पर जाके एक बैंड बना लेती है, एंड 7 होगा, मैं पूरा नहीं बनाया हूँ, आप लोग जानते रहिए। 7 कलर बैंड बनाती। तो अगर ये व्हाइट लाइट है तो ये एक तरह से दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, है ना? व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर लाइट। ओके। जनरली कभी कभी एक टर्म्स आ जाता है कि ए मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक, क्रोमैटिक लाइट की बात करेगा। तो मोनो माने होता है एक, क्रोमैटिक का मतलब एक ऐसी लाइट जो मुड़ती नहीं कहीं पे। तो अक्सर आपको ये क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा। एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, इस पार्ट का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन आप पढ़ोगे जब हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे, और उसमें भी इसी से जुड़ा हुआ वहां पे भी टर्म्स आपको बहुत सारा मिलने वाला है। अभी हम केवल रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, केवल हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर वहां पे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, फिर देखेंगे कैसे कैसे लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए दिखेंगे। अभी तो नॉर्मली हम लोग सीखने वाले थे, केवल रिफ्रैक्शन के बारे में सीख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा भी परेशान नहीं होना है। वहां पे आपको एक कलर बैंड मिलेगा, ये एक व्हाइट लाइट आ रही है, प्रिज्म में भी 7 कलर डिवीजन होता है, और एक इस ग्लास ब्लॉक में भी होगा। तो वहां पे हम लोग प्रॉपर सीखेंगे, अभी हम केवल रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अब इसके नीचे एक पार्ट और है, बड़ा ही स्पेशल है, ये आप समझिए, बहुत जबरदस्त। अगर ये समझ गए तो समझ लो आपने इसको सीख लिया। देखिए, पहले जो दिया है हेडिंग में इसको पढ़ रहा हूँ, उसको समझिए। इसमें कहना क्या चाहता है, मल्टीपल इमेज इन ए थिक प्लेन ग्लास प्लेट आर थिक मिरर। अब बात इंपॉर्टेंट समझिएगा,
ये ग्लास प्लेट है, साथ में ये मिरर भी है। व्हाट इज द मीन एंड व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका फिगर बनाने में आपको 5 बार लग जाएगा, लेकिन सीखना है। देखिए ये एक ग्लास ब्लॉक है। अब हुआ है कि यहाँ पे इसको पेंट कर दिया गया नीचे, तो फिर ये क्या बन गया, ये एक मोटा मिरर बन गया। पेंटिंग करने से वो मिरर बन जाता है। मिरर का जो सिंबल होता है हम लोग पढ़े हैं ना, ऐसे यहाँ पे इसको पेंटिंग किया जाता है ऐसे। तो ये क्या है, ये जनरली एक मिरर की बात ये कर रहा है, दिस इज अ मिरर। अब ये एक मोटा सा ग्लास ब्लॉक था, मोटा सा ग्लास की प्लेट थी, और हमने उसके एक सरफेस को पेंट कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये एक, बोलिए, थिक मिरर हो गया। व्हाट इज द मीन ऑफ थिक मिरर, याद रखिएगा, थिक मिरर, मोटा सा मिरर है ये। मतलब ग्लास ब्लॉक लिया मैंने, इसको पेंट कर दिया। बड़ी स्पेशल बात है कि इसमें एक कहा होती है कि इसके ऊपर इन्होंने, अच्छा देखिए यहाँ पे इन्होंने एक पिन रख दिया। इस पिन जब यहाँ रखेंगे तो इसकी इमेजेस बहुत सारी बनेगी, इसमें बहुत सारी इमेजेस इस पे बनने वाली है। इसी इमेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक तो पहली इमेज ऐसे लाइट आएगी इससे, भाई देखिए ऐसे लाइट आएगी, थोड़ा सा मैं सीधा बनाऊं, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो समझ जाओगे। ये लाइट आई, अब जानते हो कि ये लाइट जब आएगी तो भाई यहाँ पे तो आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि रेयर से डेंसर में आ रही है। जल्दी खत्म कर दें क्योंकि 10 मिनट बचा है, जिसके पहले पहले इसको खत्म करें। अब होगा क्या कि ये लाइट आएगी तो, लेकिन ये इधर मुड़ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, है ना। और लेकिन फिर यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगी, एक छोटा सा पार्ट यहाँ से लाइट का यहाँ भी जाएगा, एंड ये ऐसे निकल जाएगी थोड़ा सा। मतलब कुछ पार्ट इधर जाएगा और कुछ पार्ट इधर जाएगा। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला समझिएगा। दरअसल किसी भी सरफेस से अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है ना, तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है, और बहुत सारा पार्ट जो नीचे जाता है वो रिफ्रैक्ट होता है। मतलब रिफ्रैक्शन विद रिफ्लेक्शन बोथ, किसी भी सरफेस पे दोनों फिनोमेना एक साथ होते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है ना बहुत थोड़ा सा होता है, मतलब बहुत ज्यादा पार्ट नहीं। अगर हम इसको कह दें दिस इज अ 4% ऑफ द लाइट, तो इसका मतलब 96% लाइट अंदर गई। तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, मैं इसको डॉटेड में यहाँ पे बनाऊं, और इसका डॉटेड में हम लोग लेके जा रहे हैं। इसका जो, अगर हम एक डॉटेड लाइन पीछे की तरफ जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर एक इमेज बनेगी। दिस इज इमेज नंबर 1, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ऐसे समझो। यहाँ पे इसकी पहली इमेज बन रही है पीछे। देखो जो ग्लास मिरर होता है ना, उसमें इमेज पीछे बनती है अंदर की तरफ। तो यहाँ पे इसकी पहली इमेज बनी। अब ये लाइट जो है ना, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे पहुंचेगी, एंड दिस इज आल्सो गो बैक, ऐसे जाएगी, ऐसे में ये नॉर्मल से दूर जाएगी। और जब हम इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये इमेज नंबर 2 मिल जाएगी। थोड़ा हम इसको देखो, अगर आप लोगों को नहीं आएगा ना तो हम घर पे बना के दिखा देंगे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको समझिए। फिर क्या होगा कि इसकी लाइट यहाँ जाएगी, एंड फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, इसकी एक लास्ट इमेज यहाँ बन जाएगी, दिस इज इमेज नंबर 3। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये समझ लो एग्जाम में बना नहीं पाओगे, आता है क्वेश्चन यहाँ से। इसकी फिर एक यहाँ से मूव करेगी और लाइट यहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ से भी पीछे हम लोग लेके आएंगे, दिस इज इमेज नंबर 4। मुझे बहुत सारी इमेजेस नहीं बनाना है, मेनली जो मुझे मतलब है, इसमें एक क्वेश्चन बड़ा आता है कि जो आपकी इमेज नंबर 2 है ना, इमेज नंबर 2 जो है, उसकी बड़ी स्पेशल बात है कि वो जो इमेज नंबर 2 है ना, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है, ब्राइटेस्ट। तो क्वेश्चन यही से बनता है कि भाई इमेज नंबर 2 ही क्यों सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है, पहली वाली क्यों नहीं ब्राइटेस्ट है। हाँ, पहली वाली तो ब्राइटेस्ट हो सकती है, नहीं, ये वाली इमेज, यहाँ पे जो इमेज बन रही है ना बहुत चमकीली है, ग्रीन वाली, बाकी सब डल है। मतलब ये सब डल है, बाकी जो आपकी ये नंबर 2 I2 है वो सबसे ज्यादा ब्राइट है। एक्चुअली मामला ये हुआ कि लाइट यहाँ से 100% आ रही थी, यहाँ पर पहुंचती है, ध्यान दीजिएगा, तो 96% तो यहाँ चली गई, बाकी केवल 4% यहाँ गई। अब ये 96% यहाँ पहुंच के और 96% पूरी की पूरी क्या हो गई, इधर लौट गई। देखिए रिफ्लेक्शन में लाइट पूरी तरह से अपने ही माध्यम में लौट जाए। रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना, दो टर्म्स आ रहे हैं ये। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें ज्यादातर लाइट
इसी मीडियम में लौट जाती है मैक्सिमम परसेंटाइल। ठीक है, तो यहाँ हो रहा है रिफ्लेक्शन। तो जो लाइट यहाँ पहुँचती है फिर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भी निकलती है, इसका मतलब है इसकी जो इमेज यहाँ से हम लोग बनाएंगे वो ब्राइटेस्ट होगी, इसलिए क्योंकि ये जो ये वाली लाइट है ना, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट, ये वाली। तो इसका जो इमेज बनेगा जाके ग्लास प्लेट पर वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट भी होगा। अब ये पूरी कहानी जो आप पढ़ोगे इसमें समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि इस एनर्जी वाली लाइट का जो जिस लाइट से ये आ रही है ये इमर्जेंट रे है, ये मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइट, तो इसलिए इसका जो शैडो बनेगा यहाँ पर वो ज्यादा चमकीला होगा। अगर आप कहोगे कि सर ये बताइए ये भी तो हो सकता है, लेकिन ये केवल 4% वाला था, इसका जो शैडो बन रहा था वो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं था क्योंकि इसमें 4% ही एनर्जी आ रही थी। इस वाले में 96% आ रही। भाई बताओ ना, 96%, तो जो लाइट गई पूरी पूरी यहाँ टकराने के बाद लौट गई ऐसे। तो जो 96 इंटर कर रही थी पूरी की पूरी लौट गई, उसकी इमेज यहाँ से बन रही। तो 96 परसेंटाइल जो लाइट की इमेज है वो इससे I2 में बन रही है, और 4% वाली यहाँ बन रही है। तो अब आप खुद ही कह पाओगे ना कि विच इज द ब्राइटेस्ट इमेज, तो आप कहोगे जो सेकंड वाली है वो ब्राइटेस्ट है। क्यों है? क्योंकि वहां पर एनर्जी का लेवल 96% है, वहां पर एनर्जी बाउंस बैक होके 96% आ रही। कुछ बात दिमाग में आई? इसमें लिखा हुआ है बिकॉज इमेज इट इज द फॉर्म्स ड्यू टू द लाइट लाइट बताया ना, सफरिंग ए स्ट्रॉन्ग फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर्ड सरफेस। इन्होंने बोला कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रही है वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है। एक बार आप इसको रीड जरूर करिएगा, नहीं आ रहा है फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, लेकिन एक बार पढ़िएगा जरूर। और उसके बाद देखो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, उसके बाद ये जितनी भी इमेजेस बन रही हैं फिर वो डल होती चली जाएगी, फिर डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसका अगर हम ऑर्डर बनाए तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट, अगर हम एक ऑर्डर लिखें तो कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा ऑर्डर होता है इसमें हम लिखेंगे I2 सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है, उसके बाद फिर I1 है, फिर I3, फिर I4 एंड फिर सो ऑन। उधर फिर कितना भी नीचे जाओगे सबसे फिर डल मिलती जाएगी, जो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है वो आपको केवल I2 मिलेगी। तो इस बात को ध्यान रखना, सेकेंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट इमेज। ये फिगर कुछ समझ में आया? आपके बुक में है, मैं आपको घर पे सिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इतना ही बता सकते हैं, घर पे इसकी इमेज कैसे बनती है मैं आपको एक बार जरूर से बता दूंगा। तो ये एक स्पेशल पार्ट है जो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल्स, आई थिंक कि आपको एग्जाम्पल्स करने चाहिए। थोड़ा सा अगर आप पीछे आप लोग देखें, एक एग्जाम्पल नंबर 7 है, उसमें एक ग्लास ब्लॉक बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, मिला? ray of light strike on a glass slab 5 centimeter thick making the angle of incident equals to 30 डिग्री। रे डायग्राम। तो अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अब हम लोग इवनिंग में ही क्लास करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं अराउंड 10 एग्जाम्पल्स हैं मेरी बुक में। आपके यहाँ कितने एग्जाम्पल है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जो बुक है इसमें कुल मिला के 10 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ऑल एग्जाम्पल आपको अटेम्प्ट करना है। बोलिए भाई, करेंगे? और कल ही करके दिखाइएगा मुझे। मुझे ये समझ में आया कि आप लोगों ने सीखा क्या। और उसके बाद कुछ इसमें एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, है ना? एमसीक्यूज भी हैं, इसको आप देख ही पा रहे हो, बहुत सारे। साथ में कुछ और भी छोटा छोटा क्वेश्चंस है जो आपको इसमें सीखना है। ये पहली यूनिट का मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इसको डिस्कस करूंगा कल। सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे एक बार, लेकिन आप लोग पहले पढ़ के आइए सारे एग्जाम्पल्स, और साथ में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपके पास एमसीक्यूज होंगे, साथ में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बहुत सारे। इनको एक बार अच्छे से पढ़ के आइए। अगर आप लोग नहीं करोगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं पहले कल इसी का पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, जो मेरी क्लास होगी हम इसको कल सॉल्व भी करवाएंगे, एक्सरसाइज इसी को करवाएंगे पूरा पूरा। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो भी होगा हम इसको कराएंगे, और आप लोग घर पे भी इसी को करिएगा।
और फिर शाम को सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए ऑनलाइन का एक एक चीज़ समझ लीजिए, ऑनलाइन में जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे फिर हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर सब पूरा बेकार हो जाएगा, फिर मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इस पूरे पार्ट को पूरा पूरा पढ़ के आइए एक बार, और साथ में पूरा जब एक बार रीडिंग कर लोगे, पूरा पढ़ लोगे, क्वेश्चन आंसर एग्जांपल्स वाले देख लीजिएगा, और फिर जिसको जो नहीं आ रहा है एकदम एग्जैक्टली मैं बता दूं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया, उसकी फोटो खींचिए और मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो जब भी हम यहाँ पढ़ाएंगे उसको डिस्कस कर लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन इस बच्चे को नहीं आया है, ये इनका क्वेश्चन है, वो हम व्हाट्सएप से देख के तुरंत आपको सारा सोल्यूशन बता देंगे। लेकिन अगर आप करेंगे नहीं, जैसे यस सर करते रह जाएंगे, फिर आप लोग कभी इसको तैयार नहीं कर पाएंगे। लिख दे, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, क्योंकि हम अगर समय दे रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा इसमें लग के काम करिए, सारे क्वेश्चन पढ़िए और हमसे पूछिए। कल 100% हम सबसे पूछेंगे, नहीं तो यहीं पे पूछेंगे, ठीक है। और जब तक ये पहली पार्ट नहीं तैयार होगा आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बड़ा स्पेशल है। पूरा पढ़ के आइए, इसमें बहुत सारा एमसीक्यू भी है और न्यूमेरिकल भी एक दो छोटे मोटे हैं, आई थिंक आप। क्योंकि सेकंड पार्ट इसका प्रिज्म है, तो जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे मैं प्रिज्म कैसे पढ़ाऊंगा, प्रिज्म बहुत ही स्पेशल